हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में अच्छे से जुटे होंगे। आई एम गौरव, वेलकम टू माय चैनल जीके स्पोर्ट। तो शुरू करते हैं ज्योग्राफी की सीरीज़ की हमारी नेक्स्ट क्लास को, जो कि है आपके चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपकी एग्जाम्स में क्वेश्चन बन ही जाता है। तो ये जो क्लास रहेगी आपके आने वाले सभी एग्जाम्स, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी रेलवे पुलिस, इसके साथ साथ एयरफोर्स, नेवी और सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए जरूरी रहेगी। तो शुरू करते हैं। इसके वो सभी फैक्ट्स हम देखेंगे इस क्लास में, जहां से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो रहेगा कि चंद्रमा का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। हम जब स्टडी करते हैं चंद्रमा की, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो जब स्टडी करते हैं इस चंद्रमा की, तो वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है उसको नाम दिया जाता है सेलेनोलॉजी। तो सेलेनोलॉजी क्या है? सेलेनोलॉजी है चंद्रमा की स्टडी, चंद्रमा का अध्ययन। तो चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाएगा? चंद्रमा का अध्ययन कहलाएगा सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी के पास में जो प्राकृतिक रूप से आकाशीय पिंड है, जो उसका चक्कर लगाता है, वो सिर्फ एक है। और ये कौन सा है? ये है चंद्रमा। चंद्रमा के अलावा पृथ्वी के पास कोई भी प्राकृतिक रूप से उपग्रह नहीं है। एकमात्र कौन सा है? चंद्रमा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि किस आकाशीय पिंड को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रमा। अब रीजन आ जाता है इसके पीछे क्या रीजन है। तो देखो भाई, हम जीवाश्म किसको बोलते हैं? जीवाश्म हम उस बहुत पुरानी चीज को बोलते हैं जिसके अंदर अभी प्रतिक्रियाएं किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं हो रहे होते हैं। तो हमारा जो चंद्रमा है, चंद्रमा की जो उम्र है वो लगभग लगभग पृथ्वी की उम्र की जितनी ही है। लेकिन पृथ्वी पे तो हर चीज हो रही है, पेड़ पौधे भी उग रहे हैं, जीव जंतु भी हैं, एटमॉस्फेयर सारी चीजें हैं। लेकिन जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। वहां पे सिर्फ गड्ढे हैं, आकाशीय मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कोई चेंजमेंट वहां पे नहीं हो रहा है, किसी प्रकार के रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, है ना, किसी भी प्रकार का मतलब कोई चेंजमेंट नहीं है वहां पे। तो इसी वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम जीवाश्म ग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा जो चंद्रमा है और जो पृथ्वी है हमारी, उन दोनों के बीच की औसत दूरी कितनी है। तो जो एवरेज डिस्टेंस है हमारी पृथ्वी से लेकर चंद्रमा के बीच की, वो कितनी रहेगी? वो रहेगी 3,84,400 किलोमीटर। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये, कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी? 3,84,400 किलोमीटर। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखने का। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है चंद्रमा का व्यास कितना है। हालांकि यहाँ से बहुत रेयर ही क्वेश्चन बनेगा, व्यास नहीं पूछता है, लेकिन स्टिल हम याद कर सकते हैं कि ये रहेगा 3,480 किलोमीटर, जो कि हमारी पृथ्वी से काफी कम है। पृथ्वी का जो व्यास है वो लगभग लगभग 12,742 किलोमीटर का है। ठीक है, एवरेज। वो भी ध्रुवों पे अलग अलग रहेगा, विषुवत रेखा के आसपास में अलग रहेगा। तो जो एवरेज हमारा पृथ्वी का व्यास है वो 12,742 माना जाता है। और चंद्रमा की हम जब बात करते हैं व्यास की, तो वो है 3,480 किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 है। यानी कि हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से 6 गुना अधिक है ना। हमारी पृथ्वी का अधिक है, चंद्रमा का कम है। इसको कैसे समझेंगे? सपोज करो किसी व्यक्ति का जो वेट है वो पृथ्वी पे हमने मेजर किया 60 kg, है ना। लेकिन उसी व्यक्ति को जब हम लेके गए चंद्रमा के ऊपर, और चंद्रमा के ऊपर जब हमने उसका वेट किया, तो वो अकेला सिर्फ 10 kg आ रहा है, 10 kg, है ना। इसी प्रकार से आपने पृथ्वी पे जब थे आप, तो आपने एक जंप किया और आप लगभग लगभग 6 फीट तक उछल गए। सॉरी, पृथ्वी पे 6 फीट नहीं, पृथ्वी पे आप 1 फीट उछल गए। लेकिन जैसे ही आप वहां पे गए चंद्रमा के ऊपर, और चंद्रमा के ऊपर आपने जंप किया, तो उसी एनर्जी में, जिस एनर्जी के साथ आपने पृथ्वी पे जंप करके 1 फीट उछाल भरी थी, उसी एनर्जी के साथ आप चंद्रमा पे वो उछाल 6 फीट तक की कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है कि हमारा जो चंद्रमा है उसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। तो इस चीज को समझ गए होंगे। अगली हम बात करते हैं चंद्रमा की गति की। हमारा जो चंद्रमा है
चंद्रमा अपने अक्ष पे भी घूमता है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ भी घूमता है। तो उसी की हम बात कर लेते हैं कि चंद्रमा की जो गति है पृथ्वी के चारों ओर, उसको कंप्लीट करने में उसको 27.8 दिन लगते हैं। और ये जो 27.8 दिन का टाइम पीरियड है, इसको बोला जाता है सिडेरियल पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? सिडेरियल पीरियड। तो सिडेरियल पीरियड क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। आपको यह भी याद रखना है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है, तो उसको एग्जैक्ट टाइम लग जाता है 27.8 डेज। और क्या कहलाएगा ये कहलाएगा सिडेरियल पीरियड। एक टर्म और आपने याद रखनी है जिसको बोलते हैं सिनोडिक पीरियड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी कि सिनोडिक पीरियड किसको बोलते हैं। तो सिनोडिक पीरियड क्या है कि पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा को पुनः उसी स्थिति में आने में 29.5 दिन लगते हैं। देखो, हम जब चंद्रमा को देख रहे हैं, सपोज करो पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा के दिन हमने पूरा चांद देखा। पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखता है, उसका जो आकार है बड़ा दिखाई देता है। तो पूर्णिमा आ गई और अब धीरे 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 चांद छोटा होता चला जाएगा। फिर अमावस्या आएगी और उसके बाद में चांद धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। अब दूसरी जो पूर्णिमा आएगी, है ना, दूसरी पूर्णिमा आने में 29.5 दिन का टाइम लग जाएगा। चंद्रमा को पुनः उसी स्थिति में देखने के लिए हमें कम से कम 29.5 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। और ये जो 29.5 दिन का टाइम पीरियड है, जब चंद्रमा को हम सेम उसी स्थिति में देख पाएंगे, इसको कहा जाएगा सिनोडिक पीरियड। तो दोनों ही टर्म आपने याद रखनी है, एक है सिनोडिक पीरियड और एक है सिडेरियल पीरियड। सिडेरियल पीरियड क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर देता है। और सिनोडिक पीरियड क्या है? जब चंद्रमा दोबारा से अपनी उसी स्थिति में दिखाई देता है जो आज है। आज आपने चंद्रमा को देखा और आज जो चंद्रमा की स्थिति है, जो चंद्रमा जैसा दिखाई दे रहा है जितने आकार का, वो सेम स्थिति आपकी बनेगी 29.5 दिन के बाद। क्लियर हो गया? और ये जो स्थिति वाला जो पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं सिनोडिक पीरियड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर भी घूमता है और इसके साथ साथ अपनी धुरी पे भी घूमता है। और इसको अपनी धुरी पे घूमने में भी सेम उतना ही समय लगता है जितना इसको पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगता है। और वो कितना टाइम लगेगा? 27.8 डेज। तो हमारा जो चंद्रमा है ना, वो पृथ्वी के चारों ओर 27.8 दिन में एक चक्र पूरा कर देता है। और 27.8 दिन ही इसको टाइम लगता है अपने अक्ष पे घूमने में, अपने अक्ष पे घूमने में। और इस प्रकार की जो चीज होती है, जब चंद्रमा जब कोई भी पिंड किसी वस्तु का चक्कर भी उतने ही समय में लगा रहा है और वो अपने अक्ष पे भी उतने ही समय में घूम रहा है, तो ये प्रोसेस कहलाता है टिडली टिडली इफेक्ट, है ना। और ये जो टिडली इफेक्ट है, इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होता है कि हमें चंद्रमा का सिर्फ और सिर्फ एक भाग दिखाई देगा। और वो भाग कितना परसेंट दिखाई देता है हमें? सिर्फ और सिर्फ 57% भाग दिखाई देता है। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे चंद्रमा का, जो पिछला भाग है, वो हम कभी देख ही नहीं पाते। वो क्यों नहीं देख पाते, वो इससे समझने की कोशिश करना। देखो, ये आपकी अर्थ और ये चंद्रमा है जो पृथ्वी का चक्कर भी लगा रहा है और इसके साथ साथ अपने अक्ष पे भी घूम रहा है। अब आप लोगों ने याद ये रखना है कि इसको उतना ही समय तो चक्कर लगाने में लग रहा है चारों तरफ, और उतना ही समय इसको लग रहा है अपने अक्ष पे चक्कर लगाने में। देखो, ये जो फेस वाला जो है आपका हमेशा पृथ्वी की साइड रहेगा। तो पृथ्वी पे रहते हुए हम सिर्फ इस हिस्से को देख पाएंगे, ये जो आपको नीचे से फेस वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है। जबकि इसमें हम देखते हैं तो इसमें चंद्रमा अपने अक्ष पे नहीं घूम रहा है। और अपने अक्ष पे नहीं घूम रहा है तो पृथ्वी पे रहते हुए हम चंद्रमा के संपूर्ण भाग को देख पाएंगे। अगर चंद्रमा अपने अक्ष पे नहीं घूमता है या फिर चंद्रमा की जो गति है वो इस समय से अलग हो जाएगी। ठीक है। तो जो टिडली इफेक्ट है, टिडली इफेक्ट क्या बोलता है? किसी आकाशीय पिंड को किसी वस्तु के या किसी दूसरे आकाशीय पिंड, किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाने में भी उतना ही समय लगता है और अपने अक्ष पे भी घूमने में उसको उतना ही समय लगता है। तो इस टिडली इफेक्ट की वजह से हमारा जो चंद्रमा है हमें सिर्फ और सिर्फ 57% दिखाई देता है। बाकी का जो 43 रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा हमारे चंद्रमा का, वो हम कभी भी देख नहीं पाएंगे। और जो भाग हमें चंद्रमा का दिखाई नहीं देता है उसको हम बोलते हैं शांति सागर। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम शांति सागर।
दिस वन, चंद्रमा का न दिखाई देने वाला भाग, तो वो हमेशा अंधकार में ही रहेगा। ठीक है, हम चंद्रमा को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि सूर्य की लाइट पड़ेगी, उसका रिफ्लेक्ट होगा और वो तब हमें दिखाई देगा। लेकिन जब हम पृथ्वी पे हैं, तो पृथ्वी पे तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखाई देगा जो इस साइड का रहेगा, है ना, ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करते हैं बेटा। इसमें एक पर्वत है जिसका नाम है लिबनिट्ज। लिबनिट्ज, तो लिबनिट्ज क्या है? लिबनिट्ज है चंद्रमा के ऊपर स्थित वहां का सबसे ऊंचा पर्वत। आप लोगों ने याद रखना है कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत, ऊंची स्थल कौन सी है? लिबनिट्ज पर्वत की है भाई। और चांद का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। जो चंद्रमा का जो वेट है, चंद्रमा का जो भार है, वो पृथ्वी के भार का 1/81, क्योंकि चंद्रमा जो साइज में पृथ्वी से काफी छोटा है। अगला हम बात करते हैं ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर ऊर्जा और चंद्रमा की शक्तियों का जो रेशो होता है वो 11:5 होता है। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वार होता क्या है एक्चुअल में, कि ये जो ज्वार है ये है क्या और हम क्यों एनर्जी लगा रहे हैं। देखिए, पहले तो ये पता कीजिए कि ज्वार है क्या। तो समुद्र के अंदर जो ऊंची लहरें उठती हैं चंद्रमा के और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, उसको हम क्या बोलेंगे? ज्वार। और जब वो लहर नीचे की तरफ जाएगी, वापस जाएगी, उसको बोलते हैं भाटा। आपने जरूर नाम सुना होगा ज्वार भाटा, है ना, स्टडी की है हमने इसके बारे में। ज्वार भाटा क्या है? तो ज्वार हम किसको बोलेंगे? जब सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के ऊपर समुद्रों में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसको बोला जाता है ज्वार। और जब वो लहरें नीचे की तरफ जाती हैं, वापस जाती हैं, तो उसको बोला जाता है भाटा। तो इसी ज्वार को उठने के लिए चंद्रमा को जो एनर्जी लगानी पड़ती है वो कितनी होती है? 11। जबकि सूर्य को जो एनर्जी, सॉरी, सूर्य को लगानी पड़ती है 11 और चंद्रमा को लगानी पड़ती है 5। ठीक है, सूर्य सूर्य को ज्यादा क्यों लगानी पड़ रही है? सूर्य को ज्यादा एनर्जी इसलिए लगानी पड़ती है क्योंकि सूर्य की डिस्टेंस हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा है। पृथ्वी से सूर्य की जो डिस्टेंस है वो लगभग लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की है। ठीक है, और जबकि हम चांद की देखते हैं तो वो 3,84,400 किलोमीटर, जो कि काफी नजदीक है। तो इसीलिए कम एनर्जी के साथ में चंद्रमा ज्वार बना देता है, जबकि सूर्य को 11, जब रेशो की हम बात करते हैं ना, तो 11:5 आ जाएगा, कि सूर्य को ज्वार उठाने के लिए अपनी ऊर्जा का कितना लगाना पड़ता है? 11, और चंद्रमा को 5। ये एनर्जी का रेशो रहेगा। ज्वार क्या होता है समझ में आ गया होगा, कि जब चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के ऊपर स्थित महासागरों में पानी की लहरें ऊपर की तरफ उठती हैं। इस इमेज से आप देख सकते हैं, ये जब चंद्रमा यहाँ पे है तो ये जो पानी का लेवल है ये ऊपर उठ गया है। और जैसे जैसे अब चंद्रमा आगे आगे मूव करेगा तो ये लहर आगे आगे उठती चली जाएगी, लेकिन पीछे की तरफ हमें लगेगा कि लहर नीचे भी आ रही है, तो नीचे आता हुआ जो पानी होगा हमारा वो क्या कहलाएगा? वो भाटा कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। ये टाइम आप याद रख सकते हैं कि ज्वार प्रतिदिन में कितनी देरी के पश्चात आता है, कितने समय के अंतराल के बाद आता है। तो 12 घंटे 26 मिनट का टाइम लग जाता है एक ज्वार को बनने में, और ज्वार बनने के लगभग लगभग 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। ठीक है, जब वो चीज आगे मूव कर जाएगी तो वो पानी वापस भी आएगा ना। पहले तो क्या हुआ कि चंद्रमा के साथ साथ पानी आगे जा रहा है ना, लेकिन आगे कहां तक जाएगा? कहीं ना कहीं तो पानी रुकेगा जा करके, और वो कहां पे रुकेगा? जैसे ही हमारे कोई महाद्वीप शुरू हो जाएंगे, ठीक है, वहां से तो लहरें ऊपर नहीं जाएंगी, तो वो जब लहरें नीचे की तरफ वापिस आएंगी तो उसको कहेंगे भाटा। और भाटा आने में कितना टाइम लगता है? 6 घंटे 13 मिनट। आगे चलते हैं। चंद्रमा की जो उम्र है वो लगभग लगभग 460 करोड़ वर्ष है, जो कि पृथ्वी की उम्र के आसपास ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक टर्म होती है सुपरमून। सुपरमून क्या है? तो सबसे नजदीक जब हमारा चांद होगा पृथ्वी के, जिस दिन, जिस समय पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो डिस्टेंस है मिनिमम होगी, सबसे कम होगी, उस दिन हमारा जो चंद्रमा है हमें अपने नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़ा भी दिखाई देता है और अपनी नॉर्मल चमक से ज्यादा चमकीला भी दिखाई देता है। तो वो जो स्थिति बनेगी आपकी, उसी को क्या बोलते हैं हम?
उसी को बोलते हैं सुपर मून। समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखो, सपोज करो ये है आपका चांद, सॉरी इसको चांद नहीं मानेंगे हम, इसको मान लेते हैं ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है। और पृथ्वी के चारों तरफ हमारा जो चांद है वो इस रास्ते पे होते हुए क्या करता है, चक्कर लगा रहा है। अब चंद्रमा सबसे दूर है, दूर होगा तो छोटा दिखाई देगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक होगा। और जिस दिन ये हमारी पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक होगा, तो जब नजदीक की हम चीज देखते हैं तो अपने सामान्य आकार से बड़ी दिखाई देती है, और इसके साथ साथ उसकी क्लियरिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन चांद की क्लियरिटी क्या है भाई, चांद तो चमकता है ना, रिफ्लेक्शन की वजह से। तो जिस दिन हमारा चांद हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा, उस दिन वो अपने सामान्य आकार से 14 गुना तो बड़ा दिखाई देता है, यानी कि उसका जो आकार है वो 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, और उसकी जो शाइनिंग है, उसकी जो चमक है, वो 30% ज्यादा बढ़ जाती है। आप लोगों ने ये नंबर जरूर याद रखने हैं। क्या कि चंद्रमा सुपर मून के दिन अपने सामान्य आकार से 14% बड़ा दिखाई देता है, और अपने सामान्य चमक से 30% ज्यादा अधिक चमकीला दिखाई देता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है बेटा ब्लू मून। तो ब्लू मून हम किसको बोलेंगे, तो ब्लू मून जो है, ब्लू मून क्या है कि एक महीने के अंदर आपकी एक ही पूर्णिमा आती है ना। मोस्टली हम देखते हैं कि पूर्णिमा जो है एक महीने में एक ही बार आती है, लेकिन इन केस अगर एक महीने में दो पूर्णिमाएं आ जाए, महीना तो एक है लेकिन पूर्णिमाएं दो आ गई, एक तो एक ही तारीख को आ गई और एक लास्ट आ गई आपकी, है ना, ऐसा हो जाता है। तो जो दूसरी जो पूर्णिमा आई महीने के, दूसरी पूर्णिमा, तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद दिखाई देता है हमें, वही क्या कहलाता है, ब्लू मून कहलाता है। इसमें कुछ याद नहीं रखना है आपने, सिर्फ इतना ही कि एक महीने में अगर दो पूर्णिमाएं आ जाएंगी तो दूसरी पूर्णिमा को दिखाई देने वाला जो चांद है वो क्या कहलाएगा, वो ब्लू मून कहलाएगा, ठीक है। और जो लास्ट टाइम बना था हमारा वो 19 अगस्त 2024 को बना था ब्लू मून, ठीक है। अगस्त के महीने में क्या हुआ था, ब्लू मून बन गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मून ईयर की। मून ईयर क्या है, तो अगर किसी एक साल के अंदर, किसी एक साल के अंदर दो या दो से अधिक महीनों में ब्लू मून बन जाए, अगर किसी एक साल में दो या दो से अधिक टाइम, दो से अधिक बार ब्लू मून की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उस साल को हम क्या बोल देंगे, उस साल को बोल देंगे मून ईयर। क्लियर है तीनों टर्म। सुपर मून, जब चांद और पृथ्वी बिल्कुल नजदीक नजदीक होंगे, उससे प्रभाव क्या पड़ेगा कि चांद 14% बड़ा दिखाई देगा, 30% अधिक चमकीला दिखाई देगा। ब्लू मून क्या है, अगर किसी एक महीने में दो पूर्णिमा आ जाए तो दूसरी पूर्णिमा को जो चांद दिखाई देगा उसको हम ब्लू मून कहेंगे। इसके बाद मून ईयर क्या है, तो मून ईयर क्या है, अगर किसी एक साल में दो या दो से अधिक बार ब्लू मून की स्थिति बन जाए तो उस साल को हम क्या बोल देंगे, मून ईयर बोल देंगे, ठीक है। और लास्ट जो टाइम मून ईयर बना था वो था 2018, 2018 का जो साल रहा आपका वो मून ईयर रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रमा और मानव के बीच के संबंध की भाई, ठीक है। तो चंद्रमा पे अब तक कितने लोग जा चुके हैं, तो चंद्रमा पे अब तक टोटल 12 लोग जा चुके हैं, और ये सारे के सारे लोग अमेरिका से थे। लेकिन हमें बात करनी है फर्स्ट इंसान की, ठीक है। तो जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पे अपना कदम रखा था, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बात क्या है, बात है अपोलो मिशन 11 की, है ना। एक मिशन था अमेरिका का जिसको नाम दिया था अपोलो 11, और इस मिशन में तीन लोग गए थे आपके, इस मिशन में आपके तीन लोग गए थे, जिसमें से कौन कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, और इनके साथ साथ में बज एल्ड्रिन थे, और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था कॉलिंस। तो तीन व्यक्ति ये गए थे आपके चंद्रमा पे, लेकिन जिस व्यक्ति ने सबसे पहले कदम रखा था चंद्रमा की सतह पे उसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसके कुछ समय के बाद ही जो आपके बज एल्ड्रिन थे वो भी चंद्रमा की सतह पे उतर गए थे, लेकिन जो कॉलिंस थे वो चंद्रमा की सतह पे नहीं उतरे थे। और कुछ समय वहां बिताने के बाद ये जो मिशन था आपका 20 जुलाई 1969 में इन्होंने लॉन्च किया था, और 4 दिन के बाद 24 जुलाई 1969 को ये लोग चंद्रमा की सैर करने के बाद पृथ्वी पर वापस आ गए थे। तो अब तक 12 ही लोग हैं जो चंद्रमा की सतह पे जा चुके हैं। और
ये 12 के 12 लोग आपके अमेरिका से हैं। फर्स्ट मिशन जिसके तहत चंद्रमा पे इंसान गए थे वो कौन सा था? अपोलो 11। किसका था वो? अमेरिका था। कब लॉन्च किया गया था? 20 जुलाई 1969 को लॉन्च किया था। पहले व्यक्ति जिन्होंने आपकी चंद्रमा की सतह पे कदम रखा था वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपने याद रखना है कि अपोलो 11 मिशन में आपके 3 लोग गए थे। कौन कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और इसके साथ साथ कॉलिंस। कौन कौन से हैं इमेज में देख लीजिएगा। ये जो हैं आपके, ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये है बज एल्ड्रिन और ये है कॉलिंस। ठीक है, तो ये तीनों लोग गए थे आपके। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे चंद्रमा के और भारत के रिश्तों के बीच में, है ना, कि भारत के जो व्यक्ति हैं, भारत के जो आपके वैज्ञानिक हैं, वो चंद्रमा की सतह पे क्या क्या कर चुके हैं, और चंद्रमा को खोजने में चंद्रमा की स्टडी करने में, चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी जुटाने में हमारे भारत का क्या योगदान है। तो भारत ने भी चंद्रमा के ऊपर जाने की कोशिश की थी, और हमने चंद्रमा को पढ़ने के लिए, चंद्रमा की नॉलेज को और बढ़ाने के लिए 3 मिशन लॉन्च किए थे। पहला जो हमारा मिशन था वो था चंद्रयान फर्स्ट, जो हमने 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था, है ना। और ये किसने भेजा था? ये भेजा था इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये हमारा भेजा था। ठीक है, और चंद्रयान फर्स्ट जो हमने पहला हमारा भारत का मिशन था, इसके तहत हमने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणु खोज दिए थे, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स भारत ने किस चंद्र मिशन के तहत खोजे थे? तो चंद्रयान फर्स्ट मिशन के तहत, जो हमने 2008 में लॉन्च किया था। उसके बाद हमने 2019 में एक दूसरा चंद्र मिशन लॉन्च किया था, जिसका हमने नाम दिया था चंद्रयान सेकंड। अब ये जो चंद्रयान सेकंड था, ये हमारा किसी कारण की वजह से फेल हो गया था। हुआ क्या था कि जो लैंडर विक्रम था, उसमें उसकी जो लैंडिंग थी वो अच्छे से नहीं हो पाई थी, उसमें वो क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से हमारा जो चंद्रयान सेकंड मिशन था वो फेल रहा। लेकिन लास्ट में हमने फिर एक चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था 2023 में। तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखनी है, 14 जुलाई। 14 जुलाई 2023 को भारत ने अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, और इस मिशन ने सफलता हासिल की, और सफलता इस प्रकार की कि दुनिया में आज तक ऐसा काम कोई कर ही नहीं पाया था। क्या किया था हमने? हम चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच गए थे। हमने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, ये चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला था। अभी इससे पहले कोई गया ही नहीं था। तो भारत ने क्या किया था? चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव की खोज कर दी है, खोज कर दी थी। इस प्रकार से भारत काफी इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है, तो ये हमारा मिशन था भाई चंद्रयान 3 को लेकर के। ठीक है, तो ये थी आपकी चंद्रमा के बारे में सारे फैक्ट्स जो हम आज डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like the video and don't forget to share it. Thank you. Have a good day. Bye.